देखिए, कल तक हम पढ़ चुके हैं बायोटेक्नोलॉजी के जो इस्तेमाल हैं वो एग्रीकल्चर के अंदर, मेनली एग्रीकल्चर और इसके अंदर जो मेडिसिन के अंदर, ठीक है। और मेडिसिन में ही अगर हम आगे और एक्सटेंड करें इसको, तो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के अंदर बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है और काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल है। जैसे आपने देखा होगा ब्लड ग्रुप टेस्टिंग होती है, ठीक है। तो उसके लिए क्या चाहिए? एंटीबॉडी चाहिए। और जैसे एलिसा टेस्टिंग है एड्स के लिए, या कुछ अन्य प्रकार की बहुत सारी भी टेस्टिंग होती है। जितनी भी टेस्टिंग किट्स है, जैसे प्रेगनेंसी टेस्टिंग के लिए किट आती है, ठीक है, वो डेंगू टेस्टिंग के लिए किट आती है, आप थोड़ा सा उसमें ब्लड डालते हैं तो उसमें टेस्ट डेवलप हो जाता है। तो ये सब जो है ये मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के अंतर्गत आता है। ये जो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस है इसके अंतर्गत आता है ये सारी सारी। देखिए कुछ दिया हुआ है, एलिसा दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या, जैसे अब मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक किट्स जो हैं वो किस तरीके का टेस्ट है उसके आधार पर है। हो सकता है कोई विशेष प्रकार का प्रोटीन आप इस्तेमाल करें। प्रोटीन का मतलब यहाँ है जैसे जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं ना विशेष प्रकार के, जैसे आपने इम्यूनिटी वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, तो विशेष प्रकार के इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, ये भी प्रोटीन होते हैं जो दूसरे प्रोटीन को ये डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये बनाने का जो काम है वो हम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसको बनाने वाली जो, जैसे आपको जो माइलोमा टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू बनाए जा सकते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, उससे हम प्रोड्यूस करते हैं। आप हायर क्लासेस के अंदर पढ़ोगे, ठीक है। या आपने कोई विशेष प्रकार के जो एंटीबॉडी बनाने वाले जो जीन है उसको कॉपी कर दिया है और इंसर्ट करके आप एंटीबॉडी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा का सारा किसके अंतर्गत आता है? मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के अंतर्गत। इसके अलावा आप जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या आरएनए है इसकी सहायता से भी डायग्नोसिस कर सकते हैं। किसी चीज़ को पहचानना है, जैसे मान लीजिए कोई डीएनए सीक्वेंस को ही पहचानना है, डीएनए सीक्वेंस को पहचानना है तो उसके लिए सबसे बेहतर तरीका क्या होगा कि आप उसको, जैसे जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं उनको अलग अलग कर लो, ठीक है। और जिस विशेष स्ट्रैंड को पहचानना है उसका पहले से सीक्वेंस अगर आपके पास हो और उस स्ट्रैंड के साथ आपने कोई भी ऐसा जोड़ा हो जो मतलब जैसे या तो फ्लोरिसेंस उससे आती हो या फिर रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल जोड़ा हो, तो अगर उस तरीके के सीक्वेंस आप प्रोड्यूस करोगे तो भी आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? जैसे वो सीक्वेंस प्रोड्यूस करोगे तो आपको पीसीआर की जरूरत पड़ेगी ना, तो आप पीसीआर की सहायता से वैसे सीक्वेंसेस बना सकते हो। तो पीसीआर किसका पार्ट है? बायोटेक्नोलॉजी का, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का, बायोटेक्नोलॉजी का मान सकते हो। तो उसके थ्रू आप ये सब चीज़ें बना सकते हो। तो डायग्नोस्टिक किट्स का जो निर्माण है वो बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू होता है। अब आगे देखिए ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ट्रांसजेनिक एनिमल्स का मतलब क्या है? एनिमल्स हैविंग फॉरेन जीन, ऐसे एनिमल्स जिसमें दूसरा जीन है, तो वो क्या है? ट्रांसजेनिक एनिमल्स है। अब ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाने का फायदा क्या है, किस लिए बनाए जाते हैं, ये देखते हैं हम। तो उसके कुछ जो मोटो हैं, जो मकसद हैं वो आपके सामने हैं। जैसे ये है नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, ठीक है। कोई भी नॉर्मल फिजियोलॉजी या डेवलपमेंट का हम अध्ययन करते हैं, कोई विशेष प्रकार का जीन हमने इंट्रोड्यूस करा दिया तो इसकी सहायता से हम देखते हैं कि ये जीन का फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट में क्या प्रभाव है। दूसरा स्टडी ऑफ डिजीज। अब मैनी ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर डिजाइन टू इंक्रीज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ जीन्स कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ऑफ ए डिजीज। कोई भी जेनेटिक फैक्टर कैसे काम करते हैं उसे अध्ययन करने के लिए ट्रांसजेनिक एनिमल काम में आते हैं, ठीक है। मान लीजिए इसका एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए हमें ये अध्ययन करना है कि डायबिटीज जो है वो जेनेटिकली प्रभावित करती है कि नहीं करती। तो किसी व्यक्ति के अंदर जो जीन्स हैं, डायबिटीज से संबंधित कोई ऐसा आपके सामने केस आता है, वो जीन वहाँ से कट करके
और आपने किसी एनिमल में दूसरे में डाल दिया और फिर उसका आप अध्ययन कर रहे हो, तो अगर उसमें मैनीफोल्ड डायबिटीज बढ़ती है उस एनिमल के अंदर, तो इसका मतलब दैट पर्टिकुलर जीन इज कंट्रीब्यूटिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ डायबिटीज। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रांसजेनिक एनिमल जो है वो सहायता करते हैं ये पहचानने में कि कोई भी जीन जो है वो डिजीज डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है या नहीं, उसको बढ़ा रहा है कि नहीं बढ़ा रहा है, तो उसके प्रति हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप होती है उसमें। बाकी इसके अलावा बहुत सारी डिजीजेज दी हुई हैं स्टडी ऑफ डिजीज के अंदर, जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस है, आर्थराइटिस है, अल्जाइमर्स डिजीज है, बहुत सारी जो है ये डिजीजेस का अध्ययन आप इनकी सहायता से करते हो। थर्ड जो है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। मेडिसिन्स रिक्वायर्ड टू ट्रीट सर्टेन ह्यूमन डिजीजेस कैन कंटेन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बट सच प्रोडक्ट्स आर ऑफन एक्सपेंसिव टू मेक। ट्रांसजेनिक एनिमल दैट प्रोड्यूस यूजफुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स can be created by introduction of portion of DNA which codes for a particular product such as human protein। अब जैसे जो ह्यूमन प्रोटीन का एक एग्जांपल इन्होंने बताया हुआ है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, ठीक है, यूज टू ट्रीट एम्फीसीमा। एम्फीसीमा डिजीज को ट्रीट करने के लिए अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन खास तरीके का प्रोटीन प्रोडक्ट है। ये इसको जो है अगर हम एनिमल के अंदर ये इससे संबंधित जीन को हम किसी एनिमल के अंदर ट्रांसफ़र कर दें तो उससे ये हम प्रोडक्ट ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो कुछ बताया हुआ है, सिमिलर अटेम्प्ट्स आर बीइंग मेड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ फिनाइल कीटोन्यूरिया, इसको पहले हम देख चुके हैं इस डिजीज़ को, एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस। इन 1997 द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ रोजी produced human protein enriched milk 2.4 grams per liter। ठीक है, the milk contained the human alpha lactalbumin and was nutritionally a more balanced product for human babies than natural cow milk। ठीक है, तो जैसे जैसे रोजी जो गाय थी फर्स्ट ट्रांसजेनिक, तो उसमें क्या एक जीन ट्रांसफ़र किया गया था, उस जीन के द्वारा उसके जो मिल्क हैं उसके अंदर क्या था, ह्यूमन अल्फा लैक्टाल्बुमिन, ये, और ये ह्यूमन के लिए काफ़ी एक एसेंशियल प्रोटीन है। तो जब हम उसको एक सामान्य काऊ मिल्क देते हैं उसकी बजाय ये ज़्यादा न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड है। तो ये कई सारी चीज़ें हैं। आगे देखते हैं वैक्सीन सेफ्टी। ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग डेवलप्ड फॉर यूज इन टेस्टिंग एंड सेफ्टी ऑफ वैक्सीन्स बिफोर दे आर यूज्ड ऑन ह्यूमंस। जब भी कोई वैक्सीन बनती है तो वैक्सीन के टेस्टिंग के कुछ चरण होते हैं, उसमें पहले उसको एनिमल्स पर टेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो उसमें जरा देखते हैं। ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग यूज्ड टू टेस्ट एंड सेफ्टी ऑफ द पोलियो वैक्सीन। ठीक है, ट्रांसजेनिक माइस जो है वो पोलियो वैक्सीन के टेस्ट के लिए काम आती है। ये एक एग्जांपल दिया हुआ है। द सक्सेसफुल एंड फाउंड टू बी रिलायबल दे कुड रिप्लेस द यूज ऑफ मंकीज टू टेस्ट एंड सेफ्टी ऑफ बैचेज ऑफ वैक्सीन। जब माइस पे टेस्ट होगी उसके बाद उसे मंकी पे और उसके बाद फिर ह्यूमन पे टेस्टिंग की बारी आती है। तो ट्रांसजेनिक माइस का मतलब क्या है, मतलब ऐसे माइस डेवलप करते हैं जो बहुत ज़्यादा ससेप्टिबल है। मतलब जैसे पोलियो वैक्सीन का अगर हम टेस्ट कर रहे हैं तो जो ससेप्टिबल माइस हैं तो उन पे टेस्ट करेंगे तो उसके जो रिजल्ट्स हैं ना वो सारे ड्रॉबैक्स आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, तो एक तरीके से ससेप्टिबल एनिमल्स बनाते हैं ट्रांसजेनिक, ताकि उन पर वैक्सीन को टेस्ट किया जा सके। ठीक है, केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग है, सिमिलर मेथड यही है, वही ससेप्टिबल एनिमल्स पर हम किसी केमिकल्स या ड्रग्स का हम टेस्टिंग करते हैं। कोई नई ड्रग आई, उस ड्रग का हम उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो वो भी सिमिलर प्रोसीजर ही है। तो इस तरीके से ये जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं कई जगह पे काम आते हैं। इसके बाद देखिए एथिकल इश्यूज। एथिकल बड़ा एक मॉडर्न टर्म है और काफ़ी इस्तेमाल होता है। एथिकल का मतलब क्या है, जो हमारी सोशल वैल्यूज़ या हमारे रिलेशंस को प्रभावित करते हैं, कुछ इस तरीके की चीज़ें एथिकल
सेंस में आती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अब अगर हम देखें कि भी किसी भी एनिमल को या किसी प्लांट को हम मैनिपुलेट कर देते हैं जेनेटिकली, उसमें नया जीन डाल दिया, अलग प्रकार के जीन डाल दिए, तो वो किस प्रकार से अपने आसपास के वातावरण को या कुछ एथिकल चीज़ों को प्रभावित करता है, तो वही हम इसके अंदर देखने वाले हैं। द मैनिपुलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बाय ह्यूमन रेस cannot go on any further without regulation. Some ethical standards are required to evaluate the morality of all human activities that might help or harm living organisms. तो इसमें हम देख पाते हैं कि हम जितने भी हम जैसे उसको हमने ट्रांसजेनिक एनिमल बना दिया या ट्रांसजेनिक प्लांट बना दिया, तो मोरालिटी यानी नैतिक रूप से वो कितना सही है। ठीक है, अब यहाँ एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा कि मान लीजिए ट्रांसजेनिक एनिमल बना दिया, या हम एक तरीके से बायोटेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग का ही रूप है क्लोनिंग। मान लीजिए आपने क्या कर दिया कि आपने क्लोनिंग कर ली किसी ऑर्गेनिज्म की, ठीक, या खुद का ही क्लोन बना लिया। ठीक है, वैसा ही डेवलप कर लिया, शक्ल आपकी एक जैसी है, फिंगरप्रिंट्स एक जैसी हैं, जेनेटिक स्ट्रक्चर एक जैसी है। ठीक है, फिर आप आपराधिक प्रवृत्तियों को अंजाम दे रहे हैं। ठीक है, आप पकड़े नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सब एथिकल इश्यूज के अंदर या मोरालिटी के अंतर्गत हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, Going beyond the morality of such issues, the biological significance of such things is also important. Genetic modification of organisms can have unpredictable results when such organisms are introduced into the ecosystem. अब एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। बीटी कॉटन तो आपने सुना है। बीटी कॉटन से क्या होता है, जो इंसेक्ट हैं वो उसको खाएंगे तो मर जाएंगे। हालांकि उसका ह्यूमन बीइंग पे कोई अभी तक इम्पैक्ट रिपोर्ट नहीं किया गया है। वो उन इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। तो अगर आपने सभी जगह बीटी कॉटन लगा दी, तो जो लार्वा उस पर रहते थे पहले, ठीक है, जो डिपेंडेंट थे, तो लार्वा तो खत्म हो जाएंगे। इस तरीके से पूरी स्पीसीज ही रिप्लेस हो जाएगी इकोसिस्टम से। ठीक है ना, तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो इसीलिए गवर्नमेंट क्या है, उस पर रोक लगाती है कि केवल आपने इतने प्रतिशत भाग में ही बीटी कॉटन को बोना है। अच्छा, दूसरा और बता दूं, एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, मान लीजिए ओकेजनली बीटी कॉटन से कोई पोलन ग्रेन कोई दूसरे वीड के साथ हाइब्रिडाइज हो गया, वहाँ जाके उसने उसको फर्टिलाइजेशन कर दिया। जब फर्टिलाइजेशन करेगा तो उससे क्या होगा कि वो जीन उसमें ट्रांसफ़र हो गया। बाई चांस जो बीटी जीन है वो पोलन ग्रेन में ही आ गया, और पोलन ग्रेन के थ्रू वो किस में ट्रांसफ़र हो गया, दूसरे वीड में ट्रांसफ़र हो गया। तो वो वीड के अंदर, वो तो वीड भी के अंदर भी बीटी जीन आ गया, तो उसको भी कोई ऑर्गेनिज्म हार्म नहीं कर सकेगा। तो वो तो वीड की बजाय सुपर वीड हो गया, नुकसान करेगा ना। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन पे कंट्रोलिंग जरूरी है। और कंट्रोलिंग के लिए जो एक संस्था है, जैसे द इंडियन गवर्नमेंट हैज सेट अप ऑर्गेनाइजेशन सच एज GEAC, इसका फुल फॉर्म देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। जब आप कोई ट्रांसजेनिक एनिमल प्लांट इंट्रोड्यूस करते हैं तो उससे पहले GEAC से अप्रूवल लेना होता है, और वो उस पर डिसाइड करेगी कि किस तरीके से इसको इंट्रोड्यूस करना है, या कोई नई फसल बनाई उसको कितनी मात्रा में उगाया जाना चाहिए या नहीं उगाया जाना चाहिए, ये उपयोगी है कि नहीं है, ये इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रही है कि नहीं पहुंचा रही है। बहुत सारे पैरामीटर्स उसके टेस्ट होते हैं। ठीक है, विच विल मेक डिसीजंस रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ genetically modified research and the safety of the introducing GM organism for public services। ये सारी चीज़ें ही हमने अभी डिस्कस करी हैं। The modification uses of living organisms for public services as food and medicine sources, for example, has also created problems with patents granted for the same। ये एक और चीज़ है जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से संबंधित चीज़ है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, अगर मान लीजिए आपने कोई रिसर्च किया है, आपने कोई चीज़ बनाई है जेनेटिकली, आपने कोई ऐसा
बायोकेमिकल बना दिया, या आपने किसी प्लांट से कोई मॉलिक्यूल एक्सट्रैक्ट किया है, ठीक है, उससे संबंधित जीन आपने किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में डाल के वो प्रोड्यूस आप लिए जा रहे हो, ठीक है, तो उसका पेटेंट किसके नाम होना चाहिए? जिसने ओरिजिनल रिसर्च किया उसी के नाम होना चाहिए। यानी उस टेक्नोलॉजी का उपयोग अगर कोई कर रहा है तो उसका फ़ायदा किसको मिलना चाहिए? जिसने रिसर्च किया है उसी को मिलना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए आपने बना दिया मलेरिया को कंट्रोल करने वाला कोई ऐसा मॉलिक्यूल बना दिया, बायो मॉलिक्यूल आपने खोज लिया, और उससे आप जो है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म में उस जीन को ट्रांसफ़र करके उससे बनाए जा रहे हैं, और कोई दवा कंपनी आपकी उस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके करोड़ों कमा रही है, ठीक है। तो करोड़ों कमा रही है तो वो तो वास्तव में तो रिसर्च तो आपका था, आपके दिमाग की उपज थी, इसी को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बोलते हैं, तो उसका फ़ायदा आपको मिलना चाहिए। तो अच्छा, कई बार सिमिलर रिसर्च होते हैं, आपने भी रिसर्च किया उधर यूएस में या यूके में किसी ने रिसर्च कर लिया, ठीक है, वही सेम रिसर्च और सेम रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो उसमें से किसको प्रेफरेंस मिलनी चाहिए? रिसर्च के रिजल्ट एक ही आए, अगर मान लो एक व्यक्ति का है इसकी रॉयल्टी मुझे मिलनी चाहिए, उधर आप कह रहे हैं मुझे मिलनी चाहिए, तो उन चीज़ों के फैसले जो हैं ये सब करने के लिए भी कुछ यहाँ पर इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। कुछ इस तरीके की कमेटीज़ इंटरनेशनल लेवल्स पे भी होती हैं जो इनको डिसाइड करती है। हालांकि बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है, लेकिन सिर्फ एक प्राइमरी आइडिया है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स जनरेट करने से संबंधित जितने भी इश्यूज़ हैं वो किस प्रकार के इश्यूज़ हैं, ठीक है। ये काफ़ी हायर लेवल के इश्यूज़ हैं। कई बार आपने सुना भी होगा कि ये प्लांट हमारे यहाँ पाया जाता, फलां देश ने जो है इसको पेटेंट करा लिया, ठीक है। अब यहाँ उसके कुछ एग्जांपल्स आने वाले हैं, देखिए ज़रा। राइस इज एन इम्पोर्टेंट फूड ग्रेन द प्रेजेंस of which goes back thousands of years in Asia's agricultural history। हमारी एग्रीकल्चरल हिस्ट्री में अगर हम देखें तो राइस हमारे एग्रीकल्चरल हिस्ट्री में बहुत पुराना है, ठीक है। तो इसकी लगभग 2 लाख वेराइटीज़ जो है वो इंडिया के अंदर, अकेले इंडिया के अंदर पाई जाती है। द डाइवर्सिटी ऑफ राइस इन इंडिया इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। इंडिया में पाई जाने वाली राइस की जो स्पीसीज है उनकी डाइवर्सिटी वर्ल्ड में पाई जाने वाली डाइवर्सिटी में रिचेस्ट है, मतलब ज़्यादा मात्रा में स्पीसीज हमारे यहाँ पाई जाती हैं, ठीक है। बासमती राइस इज डिस्टिंक्ट फॉर दिस इट्स यूनिक एरोमा एंड फ्लेवर एंड 27 डॉक्यूमेंटेड वेराइटीज ऑफ बासमती आर ग्रोन इन इंडिया। इंडिया के अंदर 27 डॉक्यूमेंटेड वेराइटीज उगाई जाती हैं जिनका रिकॉर्ड है हमारे पास, और वो जो है अपनी अरोमा यूनिक उसकी एसेंस के लिए प्रसिद्ध है। कहते हैं ना बासमती चावल, तो बासमती चावल उसकी एक अरोमा है, उसकी वजह से उसका टेस्ट अच्छा आता है, ठीक है। देयर इज रेफरेंस टू बासमती इन एंशियंट टेक्स्ट। हमारे जो पुराने प्राचीन टेक्स्ट हैं, बहुत पुराने रिकॉर्ड जो मिलते हैं, उनमें भी बासमती के पाए जाने के रेफरेंसेस मिलते हैं, ठीक है। जो बासमती की जो वैरायटीज़ हैं वो सदियों से उगाई जा रही है, ठीक है। इन 1997, अब ध्यान से सुनिए, इन 1997 एन अमेरिकन कंपनी गोट पेटेंट राइट ऑन बासमती राइस थ्रू द यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस। यूएस पेटेंट से बासमती राइस पे उन्होंने पेटेंट ले लिया, वहाँ के ऑफिस से ले लिया कि बोले ये तो भाई हमारा है, यूएस कंपनी ने ले लिया, ठीक है। दिस allowed the company to sell a new variety of basmati in the US and abroad। बासमती की एक वैरायटी को यूएस में और उससे बाहर बेचने की परमिशन उसको मिल गई, और उसकी रॉयल्टी जो है वो उसको मिलेगी, ठीक है। दिस न्यू वैरायटी ऑफ बासमती हैड एक्चुअली बीन डेराइव्ड फ्रॉम इंडियन फार्मर्स वैरायटी। जबकि वास्तव में क्या था, हमारे जो फार्मर्स थे उनकी जो वैरायटी है उसी से ही वो बनी है, जबकि फ़ायदा कौन ले रहा है, कोई यूएस की कंपनी ले रही है। तो इस प्रकार के कुछ इश्यूज जनरेट हो जाते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से संबंधित। वास्तव में तो इंडियन गवर्नमेंट का हक था, ठीक है। अब हम इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये एक बहुत बड़े स्पेसिफिक इश्यूज हैं, लेकिन एक एग्जांपल आपके बुक में जो दिया हुआ है जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। इसी तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे। फिर एक आता है बायोपायरेसी। बायोपायरेसी इज द टर्म यूज टू रेफर द यूजेज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाई म्यूटेशनल या मल्टीनेशनल कंपनीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस
without proper authorization from the countries and people concerned without compensatory payments। बायो पायरेसी में क्या है, कुछ बायो रिसोर्सेज हैं जिनका उपयोग मल्टीनेशनल कंपनीज करती हैं, ठीक है, लेकिन वो रिसोर्स जहां से आए हैं उसका उसमें कोई कंसंट्रेशन नहीं है, ठीक है, तो ये बायो पायरेसी के अंतर्गत आता है। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस आर रिच फाइनेंशियली बट पुअर इन बायोडाइवर्सिटी। ज़्यादातर इंडस्ट्रियलाइज्ड जो देश हैं जिनके अंदर ये जो फैक्ट्रीज वगैरह बहुत ज़्यादा हैं, उनके अंदर बायोडाइवर्सिटी इतनी नहीं है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी से मतलब समझते हो ना, बायोडाइवर्सिटी से मतलब अलग अलग प्रकार की प्लांट और एनिमल स्पीसीज पाया जाना, ठीक है। इन कॉन्ट्रास्ट द डेवलपिंग एंड द अंडरडेवलप्ड वर्ल्ड इज रिच इन बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज रिलेटेड टू बायो रिसोर्सेज। जो अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड है, मतलब जो कम विकसित है, वो बायो रिसोर्सेज का ज़्यादा मात्रा में ज्ञान रखता है। इसका एक एग्जांपल बताता हूँ भाई। आज हम भले ही मेडिसिन से ट्रीट करते हो अपने आप को, लेकिन जो आदिवासी क्षेत्र हैं उनके अंदर लोग बाग आज भी ट्रीटमेंट कैसे जड़ी बूटियों से करते हैं। इसका मतलब बायो रिसोर्सेज का जो नॉलेज उनका है वो हमसे हाई है, ठीक है। यही चीज़ पूरी की पूरी कंट्री पे भी लागू होती है। जो इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री है वहाँ पर जो है बायोडाइवर्सिटी कम होगी, इसलिए वहाँ के लोगों का बायो रिसोर्सेज का नॉलेज कम होगा, ठीक है। ट्रेडिशनल नॉलेज रिलेटेड टू बायो रिसोर्सेज कैन बी एक्सप्लॉइटेड टू डेवलप मॉडर्न एप्लीकेशंस। अब ट्रेडिशनल नॉलेज अगर किसी को है, मतलब आपको पता है कि एक इस प्लांट से इसकी पत्ती के एक्सट्रैक्ट से ये डिजीज ठीक होती है, ये है तो ट्रेडिशनल नॉलेज। लेकिन किसी कंपनी ने क्या कर लिया कि वो चीज़ पता कर ली और वो चीज़ पता करके ये लगा लिया पता कि इसमें कौन सा बायोमोलिक्यूल है, उसको सिंथेसाइज करके बेच रहे हैं। तो वास्तव में तो नॉलेज किसका था और फायदा किसको हो रहा है। तो कुछ इस तरीके के इश्यूज हैं यहाँ पे, ठीक है। तो there has been growing realization of the injustice, inadequate compensation and benefit sharing between developed and developing countries. Therefore, some nations are developing laws to prevent such unauthorized exploitation of the bioresources and traditional knowledge. तो कहने का मतलब है कि इस तरीके के इश्यूज जब हम स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि भी कैसी दिक्कतें हैं, तभी तो नए रूल्स आएंगे, ठीक है। वो नए रूल्स कुछ देश जो हैं वो डेवलप कर रहे हैं ताकि जो है वो एक्सप्लॉइटेशन ना हो, अनऑथोराइज्ड एक्सप्लॉइटेशन ना हो। द इंडियन पार्लियामेंट हैज़ रिसेंटली क्लियर्ड द सेकंड अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन पेटेंट बिल दैट टेक्स सच इश्यूज इनटू कंसिडरेशन इंक्लूडिंग पेटेंट टर्म्स, इमरजेंसी प्रोविजंस एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ठीक है। तो हमारे जो इंडियन पार्लियामेंट है उसने जो है सेकंड अमेंडमेंट दिया है जो कि इस तरीके की चीज़ों को ध्यान में रखते हुए है। तो ये चैप्टर आपका पूरी तरीके से मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। आप देखें इसके अंदर क्या क्या हमने ध्यान में किया है। पहली चीज़, एग्रीकल्चर में क्या यूज़ है, ठीक है। दूसरी चीज़, मेडिसिन्स में क्या है, ठीक है। तीसरा जो है ट्रांसजेनिक एनिमल्स है, और चौथा जो हमने इश्यू डिस्कस किया था वो एथिकल इश्यूज डिस्कस किए थे। इससे संबंधित किसी को कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं है? इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेना बेटा।